भी उनके रास्ते में खड़ा था। वो व्यक्ति कोई और नहीं, नील वायुपुत्र है, जिसने साधना करने के लिए अपनी आंखें बंद कर रखी थी। नील काफी समय से सामान्य शिष्यों के साथ खड़ा था। जब उसे एहसास हुआ कि परीक्षा शुरू होने की प्रतीक्षा करना व्यर्थ है, तो उसने समय का सदुपयोग करते हुए अपनी आंतरिक साधना करने का निर्णय लिया था। अभी से वो ध्यान की मुद्रा में ही था। उसके आसपास क्या हो रहा है उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी अभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कुछ अलग गतिविधि हो रही है। धीमी गपशप और बातचीत की जगह अब एक शांत खामोशी ने ले ली थी। जब नील ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि कुलीन परिवारों के शिष्यों का एक समूह उसकी ओर बढ़ रहा था। ध्यानावस्था में होने के कारण वो इस बात से अनजान था कि इस समय वहां क्या हो रहा है। नील ने तिरछी नजर से अन्य सामान्य शिष्यों की ओर देखा। उसने देखा कि भीड़ दो भागों में विभाजित हो चुकी थी और कुलीन परिवारों के शिष्य सीधे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। नील को एहसास हो गया कि वो समूह उसके पास ही आ रहा है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? नील ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि वो इन लोगों के इरादों को नहीं जानता था, इसलिए उसने विनम्रता से व्यवहार किया। नील बेवजह किसी को नाराज नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि दुश्मन बनाने की तुलना में दोस्त बनाना हमेशा बेहतर होता है। कुलीन परिवार के शिष्यों का समूह नील के सामने आकर रुक गया। एक क्षण बाद उस समूह के बीच से दो व्यक्ति बाहर निकले। एक था मिमोह और दूसरा नील का चचेरा भाई देवदत्त वायुपुत्र। देवदत्त को देखते ही नील ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसे तीखी नजर से घूरने लगा। उसने अपनी मुस्कुराहट वापस ले ली और भावहीन स्वर में कहा, देवदत्त, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम हम दोनों के मामले में इन सबको क्यों शामिल कर रहे हो? देवदत्त ने नील को घृणा भरी नजरों से देखा और फिर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। वो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन मिमोह ने अप्रत्याशित रूप से देवदत्त के कंधे को थपथपाया और कहा, देवदत्त, मुझे इससे बात करने दो। फिर वो नील के पास आया और मुस्कुराकर बोला, मुझे मालूम पड़ा है कि तुमने मेरे लिए एक संदेश भेजा था कि मुझे मिमोह शेखावत को तुम्हारे और देवदत्त के बीच के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या मैंने सही सुना है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखिए साहब, देवदत्त और मेरे बीच का मनमुटाव हमारा पारिवारिक मामला है और मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें शामिल होने की कोई जरूरत है। नील ने ये बात शांत लेकिन निडर होकर कही थी। अब क्योंकि मिमोह खुद उससे बात कर रहा था, इसलिए नील ने ये नहीं दिखाया कि वो उसकी दखलंदाजी से कितना नाराज है। मिमोह ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। फिर उसने अपने हाथ में एक जेट टोकन ले लिया और उसके साथ खेलने लगा। वो धीरे धीरे नील का चक्कर लगाने लगा और फिर बोला, लेकिन अगर फिर भी मैं इस मामले में हस्तक्षेप करूं तो क्या तुम्हें इससे कोई आपत्ति होगी? देखिए, ये हमारा पारिवारिक मामला है। मुझे उम्मीद है कि आप हमें इसे आपस में सुलझाने देंगे। हालांकि नील मिमोह को बताना चाहता था कि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसने अभी भी कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया। नील समझता था कि उसके लिए सबसे बेहतर होगा कि वो मिमोह को शांतिपूर्वक मना सके। वो रक्त परीक्षण शुरू होने के ठीक पहले मिमोह को उत्तेजित नहीं करना चाहता था। नील की बात सुनकर मिमोह ने अपना सिर उठाया और जोर से ठहाका लगाकर कहा, मुझे लगता है कि तुमने अफवाहें नहीं सुनी है कि मैं कभी भी तर्कसंगत नहीं रहा हूं। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं इस मामले में हस्तक्षेप करूं तो मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? नील ने अपनी भौहें चढ़ा ली। उसने नहीं सोचा था कि मिमोह इतनी आसानी से समझौता करेगा। मिमोह ने कहा, मुख्य परीक्षा छोड़कर नगर के दक्षिण में बनी हमारी दुकान पर जाओ और एक चाकू खरीदो। फिर एक नदी किनारे जाओ और उस चाकू से खुद का गला काटकर अपनी जान ले लो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे मामले में शामिल नहीं होऊंगा। मिमोह का लहजा ऐसा था मानो वो किसी मामूली चीज के बारे में बात कर रहा। वहां मौजूद बाकी शिष्य मिमोह की बात सुनकर नील पर जोर जोर से हंसने लगे। तो क्या होगा आगे? नील मिमोह रेडी सेट गो की बातों का क्या जवाब देगा? क्या वो मिमोह की बात मानेगा या फिर देगा उसे मुंह तोड़ जवाब? जानने के लिए जल्दी से सुनिए आगे महागाथा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। मुख्य परीक्षा छोड़कर नगर के दक्षिण में बनी हमारी दुकान पर जाओ और एक चाकू खरीदो। फिर किसी नदी किनारे जाओ और खुद की जान ले लो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे मामले में शामिल नहीं होऊंगा। ये सुनकर वहां मौजूद सभी शिष्य जोर से हंसने लगे। एक पल के लिए नील के दिल में क्रोध उमड़ आया, लेकिन फिर क्षण भर में नील अचानक से हंसने लगा। क्या खूब मजाक है। नील को हंसता हुआ देखकर सब हैरान हो गए और वो शिष्य जो अभी तक उस पर हंस रहे थे एकदम से चुप हो गए। नील वायुपुत्र ने अपने पिता की मौत का बदला लेने की शपथ ली थी और वो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहता था। भले ही मिमोह ने प्रारंभिक परीक्षा के दौरान उसे मारने के लिए 4 लोगों को भेजा था, लेकिन फिर भी नील ने ज्यादा नाराजगी नहीं दिखाई। इसका एक कारण यह था कि वो मिमोह को उकसाना नहीं चाहता था। आखिर शेखावत परिवार श्यामल साम्राज्य का एक कुलीन परिवार है और नील बिल्कुल अकेला है। लेकिन उसने महसूस किया कि उसके चुप रहने को मिमोह ने उसकी कमजोरी समझ लिया। ऐसे लोगों के साथ विनम्रता से बात करना बेकार होता है। मिमोह को पीछे हटाने का एकमात्र तरीका शब्दों का नहीं बल्कि अपनी शक्ति का प्रयोग करना था। मिमोह शेखावत, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? तुम चाहते हो कि मैं रक्त परीक्षण छोड़ दूं? तुम चाहते हो कि मैं खुद को मार डालूं? ये किस तरह का मजाक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ठीक तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी जान ले सकते हो तो कोशिश करके देख लो। मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। ऐसा कहते हुए नील के शरीर से एक तेज आभा फूट पड़ी। भले ही नील का चेहरा भावहीन था, लेकिन उसका दिल गुस्से में धड़क रहा था। इस समय हर किसी का ध्यान नील और उसके शरीर से निकल रही आभा की ओर था। यहां तक कि दूर खड़े कुलीन परिवारों के शिष्यों का बड़ा समूह भी उत्साहित होकर इस अद्भुत नजारे को देख रहा था। तभी सफेद कपड़े पहने कुलीन परिवार का एक शिष्य फुसफुसाया, मिमोह तो सच में बेकार है। उसने कमजोर लड़के से लड़ने के लिए पूरे समूह को बुला लिया। पागल होने पर एक कुत्ता शेर से भी लड़ जाता है। इसकी आभा देखकर मुझे लगता है कि ये लड़ने के लिए अपनी ताकत इकट्ठी कर रहा है। इस पर एक अन्य शिष्य ने अपनी राय देते हुए कहा, तो क्या हुआ? तुम इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मुझे लगता है कि इस लड़के की स्थिति निराशाजनक है। ये जवाबी हमला करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। इसके अलावा इसने सिर्फ मणिपुर चक्र ही जागृत किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है। और वैसे भी मिमोह इस तरह के लोगों को मजा चखाना जानता है। उसकी बात सुनकर उसके बगल में खड़े अंगरक्षक ने उसे सलामी दी और कहा, तिवारी जी, आप आज रक्त परीक्षण में भाग लेने वाले हैं। बेहतर होगा कि आप इस युवक से सावधान रहें। क्या बोला तुमने? इस युवक से सावधान रहें? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम इस लड़के के बारे में क्या जानते हो? तिवारी ने धैर्यपूर्वक पूछा। उसे पता था कि उसका अंगरक्षक बिना किसी कारण के कुछ नहीं बोलेगा। जरूर चीजें उतनी सरल नहीं होंगी जितनी दिखाई दे रही थी। उसका अंगरक्षक कई साल पहले ही महावीर योद्धा बन चुका था और वो काफी शक्तिशाली भी था। तिवारी को अपने अंगरक्षक पर पूरा भरोसा था। अंगरक्षक ने जवाब दिया,
पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है भले ही ये लड़का केवल मणिपुर चक्र पर है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली प्रतिद्वंदी साबित होगा। इसलिए बेहतर होगा कि हम सावधान रहें। अपने भरोसेमंद अंगरक्षक की बात सुनकर तिवारी ने अपनी भौहें ऊपर चढ़ाई और फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, चीजें और अधिक दिलचस्प होती जा रही हैं। लगता है मिमो इस बार परेशानी में पड़ने वाला है। इन सभी कुलीन परिवारों की युवा पीढ़ी का रिश्ता इतना भी मजबूत नहीं था। यहाँ तक कि कुछ कुलीन परिवारों में आपसी मतभेद भी था और शायद इसीलिए तिवारी ने मिमो को चेतावनी देने की सहमत नहीं उठाई। और ये भी हो सकता है कि जब उसके अंगरक्षक ने नील को काफी ताकतवर बताया, तब भी उसे विश्वास था कि मिमो नील को संभाल सकता है। खुद एक कुलीन परिवार से होने के कारण वो मिमो की क्षमताओं को स्पष्ट रूप से जानता था। दूसरी ओर देवदत्त और उसके साथ खड़े बाकी कुलीन परिवार के शिष्यों के चेहरों पर अजीब भाव थे। जाहिर है नील वायुपुत्र के शब्द अभी भी उनके कानों में गूंज रहे थे। मिमो ने जेड टोकन को अपनी उंगली के बीच घुमाना जारी रखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। वो बोला, तुम्हारे लिए मौत राहत पाने का सबसे आसान तरीका है। मेरे पास तुम्हें दर्द देने के और भी कई तरीके हैं। क्या तुम जानना चाहते हो? मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ध्यान रहे, मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। नील ने व्यंग्यात्मक ढंग से जवाब दिया, तुम किसका इंतजार कर रहे हो भाई? समय बर्बाद करना बंद करो और मार डालो इसे। इंतजार करने में असमर्थ मिमो का आदेश पाकर एक लंबा युवक उसके पीछे से निकला। उसने अपनी मुट्ठी भींचकर अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से नील के सर पर जोरदार प्रहार कर दिया। उस युवक की ताकत अनाहत चक्र के चरम पर थी। वो मुक्का काफी शक्तिशाली था, लेकिन नील घबराया नहीं। इसके बजाय उसने आने वाले शक्तिशाली मुक्के का सामना करने के लिए अपने हाथ को कसकर ऊपर उठा दिया। देखने वाले लोगों को लगा कि भले ही नील दृढ़ निश्चयी है, लेकिन फिर भी उसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मणिपुर चक्र की ताकत के साथ अनाहत चक्र के योद्धा को हराना अंडे से पत्थर तोड़ने जैसा है। बूम! दोनों के मुक्के आपस में टकराए, जिसके कारण एक जोरदार आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। यह हमला इतना जोरदार था कि वो नील की बाजू तोड़ सकता था। अनिरुद्ध ज्यादा दूर नहीं था। जब उसने उस लंबे युवक को नील पर हमला करते देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी आंखें चिंता से भर गई। अनिरुद्ध जानता था कि नील कमजोर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन शायद इतना भी ताकतवर नहीं कि इन लोगों से भिड़ सके। उसने कल का आखिरी दृश्य नहीं देखा था। उसके विचार में भले ही नील ताकतवर था, लेकिन अनाहत चक्र के योद्धा से जीत जाना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। अनिरुद्ध के मुताबिक इस बार नील बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। वहां मौजूद सभी लोग अनिरुद्ध की तरह ही सोच रहे थे, लेकिन सामने जो हुआ वो सबकी सोच से परे था। सबकी नजरें नील पर जाती थी, जो अभी भी अपने स्थान पर खड़ा था। उसके पैर जमीन पर मजबूती से जमे हुए थे। एक गर्म धारा नील के शरीर में प्रवाहित होने लगी और उसने लंबे युवक के मुक्के की ताकत को कम कर दिया। इतने में वो लंबा युवक लड़खड़ाकर पीछे कई कदम सरकाया और जमीन पर गिर गया। यही नहीं, वो दर्द में था। उसका हाथ घायल हो गया था और उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो चुका था। इस दृश्य को देख रहे अधिकांश लोगों को इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। वो सभी आश्चर्यचकित लग रहे थे। उनकी आंखों में नील के लिए प्रशंसा उतर आई। अनाहत चक्र के योद्धा के हमले को मणिपुर चक्र की ताकत के साथ रोकना ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन नील वायुपुत्र ने ऐसा कर दिखाया था। 1000 से अधिक सामान्य शिष्यों की उपस्थिति में नील ने एक कुलीन परिवार के शिष्य को सबक सिखाया। इससे उन सामान्य शिष्यों के दिल में खुशी की लहर दौड़ उठी। इसके विपरीत मिमो के लोग अब चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने नील पर हमला करने के इरादे से उसे घेर लिया और उस पर अपशब्दों की बारिश कर दी। नील ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें सिकोड़ ली। अगर वो सब उस पर हमला करते हैं तो वो जरूर पलटवार करेगा। वो अपने विनाश की प्रतीक्षा नहीं करेगा, बल्कि आखिरी सांस तक लड़ेगा। भले ही वो उन सबको न मार पाए, फिर भी वो हार नहीं मानेगा। मामला गंभीर हो चुका था। एक घमासान युद्ध होने ही वाला था कि तभी एक तीखी आवाज सुनाई दी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? आज तुम लोगों के एक खूनी परीक्षण का दिन है और तुम यहाँ पर एक दूसरे से ही लड़ाई कर रहे हो। आवाज की ओर देखने पर शिष्यों का एक रथ अपनी ओर आते हुए दिखाई दिया। उस रथ पर वो आदमी खड़ा था जिसने अभी चिल्लाकर सभी को रोका था। उस व्यक्ति का नाम यशवंत था। उसने एक मैली कुचैली पोशाक पहन रखी थी और उसका चेहरा चौकोर था। वो रथ परीक्षण की अनुशासन व्यवस्था देखने वाला एक परीक्षक है। यशवंत अपने रथ से कूदा और नील के पास चलाया। फिर उसने सभी से पूछा, यहाँ पर कौन लड़ रहा था? परीक्षक, ये लड़का यही है जो सबसे बेवजह लड़ रहा था। नील की ओर इशारा करते हुए देवदत्त ने आरोप लगाया। इस पर यशवंत ने पूछा, लड़ने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, तो बताओ दूसरा कौन था? वो मैं था, शेखावत परिवार के लंबे युवक ने स्वीकार किया। यशवंत ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, ठीक है, रथ परीक्षण में भाग लेने के लिए आप दोनों की पात्रता रद्द की जाती है। ये सुनकर नील का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। अगर उसे परीक्षा से बाहर कर दिया गया तो यह अनुचित होगा। उसने तुरंत अपने बचाव में कहा, लेकिन महोदय, मैंने लड़ाई शुरू नहीं की थी। मुझे लड़ने के लिए मजबूर किया गया। गलती मेरी नहीं है, तो फिर मुझे परीक्षा से बाहर क्यों किया जा रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर आप यहाँ लड़ाई करते हैं तो आपको बिना किसी वाद विवाद के सप्त सिंधु आश्रम से बाहर निकाल दिया जाएगा। यशवंत नील की कोई भी दलील नहीं सुनना चाहता था। इससे पहले कि नील कुछ समझ पाता या अपनी सफाई में कुछ और बोल पाता कि तभी शेखावत परिवार के उस लंबे युवक ने कहा, परीक्षक, मैं सप्त सिंधु आश्रम का आंतरिक शिष्य हूँ। मैं रक्त परीक्षण में भाग नहीं ले रहा हूँ। आंतरिक शिष्य? यशवंत ने पूछा, आप किस दल से हैं? मैं व्योम दल से हूँ परीक्षक महोदय, लंबे युवक ने उत्तर दिया। व्योम दल के आचार्य रामचरण भी यहाँ मौजूद हैं। क्योंकि आप एक आंतरिक शिष्य हैं, इसलिए आपके दल से 100 अंक काट लिए जाएंगे, यशवंत ने घोषणा की। लंबे युवक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो तनाव मुक्त दिख रहा था। जैसे कि सभी जानते थे, कमजोर और सामान्य स्तर के लोगों के लिए 100 अंक बहुत थे, लेकिन कुलीन परिवारों के शिष्यों के लिए ये कुछ भी नहीं था। ऐसी सजा उनके लिए अर्थहीन थी। भले ही उन लोगों ने अपने 100 अंक खो दिए हों, लेकिन वो नील को सप्त सिंधु आश्रम से बाहर निकालने में सफल हुए थे। इसलिए ये सौदा बिल्कुल बुरा नहीं था। वहां 1000 से ज्यादा छात्र खड़े थे और वो सभी इस अनुचित फैसले से नाराज दिख रहे थे। कुलीन परिवारों के शिष्यों के लिए इस तरह की सजा का मिलना या ना मिलना एक बराबर था। ऐसा लग रहा था कि यशवंत ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, लेकिन निश्चित रूप से वो प्रभावशाली लोगों की मदद कर रहा था। उसी समय सप्त सिंधु आश्रम के सभी 33 दल प्रमुख रथों पर सवार होकर वहां पहुंचे। छात्रों के रक्त परीक्षण को उत्तीर्ण करने के बाद प्रत्येक दल प्रमुख उन छात्रों को चुनेंगे। वो छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर अपने लिए सही शिष्य का चयन करेंगे। अपने अपने दलों का बेहतर विकास करने के लिए प्रत्येक दल प्रमुख अपने दल के लिए सर्वश्रेष्ठ छात्रों का चयन करना चाहते थे। इधर नील समझ गया था कि उसकी स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। यशवंत स्पष्ट रूप से कुलीन परिवारों की मदद कर रहा था। नील ने फिर भी अपना तर्क दिया, परीक्षक महोदय, मैंने ये लड़ाई शुरू नहीं की थी। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने देखा था। मुझे लड़ने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए मुझे प्रतियोगिता के लिए अयोग्य घोषित करना अनुचित है। अब तुम मुझे बताओगे कि क्या उचित है और क्या नहीं? यशवंत ने नील को घूरते हुए पूछा। तो क्या होगा आगे? आखिर देवदत्त जो चाहता था वही हुआ। क्या नील सच में परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा? अगर वो परीक्षा से बाहर हो गया तो वो अपनी बहन नीलिमा को कैसे बचाएगा? क्या इस भीड़ में कोई ऐसा नहीं जो देगा नील का साथ? या फिर कोई है? जानने के लिए सुनते रहिए महागाथा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। परीक्षक महोदय, मैंने लड़ाई शुरू नहीं की थी। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने देखा था।
मुझे लड़ने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए मुझे प्रतियोगिता के लिए अयोग्य घोषित करना अनुचित है। अब तुम मुझे बताओगे कि क्या उचित है और क्या नहीं? यशवंत ने नील को घूरते हुए पूछा। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि नील की बात काटते हुए यशवंत ने पूछा। अच्छा ये बताओ, क्या तुम लड़ रहे थे? हाँ, नील ने ईमानदारी से उत्तर दिया। उसने लड़ाई में हिस्सा तो लिया था, लेकिन उसे इसके लिए मजबूर किया गया था। यदि उसने ऐसा नहीं किया होता तो वो अब तक मर चुका होता। हाँ तो ठीक है, जब तुमने खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया है तो अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अपना रजत पत्र वापस कर दो और सप्त सिंधु आश्रम छोड़कर चले जाओ। कहते हुए यशवंत ने नील से उसका शिष्य प्रमाण पत्र लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। नील 2 कदम पीछे हटा और बेझिझक बोला, मुझे इस तरह दंडित करना अनुचित है। मैं इस सजा को मानने से इनकार करता हूं। यहाँ 1000 से अधिक छात्र मौजूद हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। यशवंत को उम्मीद नहीं थी कि एक सामान्य अस्थायी शिष्य उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करेगा। शिष्यों को बस सर झुकाकर प्रशिक्षक का फैसला मान लेना चाहिए, उल्टा सवाल करना तो दूर की बात है। यशवंत मन ही मन बोला, क्या इसे पता नहीं कि ये किससे बात कर रहा है? और फिर क्रोधित होकर नील से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुस्से में आकर यशवंत ने नील को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। हालांकि यशवंत ने अपने हाथ में किसी भी आंतरिक शक्ति या तकनीकी कौशल का उपयोग नहीं किया था, लेकिन उनका शारीरिक बल ही नील को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि यशवंत की शक्ति महावीर स्तर के योद्धा जैसी थी। उनकी ताकत नील से 10 गुना ज्यादा बड़ी थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उनके हाथ से मार खाना नील के लिए कितना विनाशकारी होगा। यशवंत के हाथ की संभावित शक्ति महसूस करते हुए नील भयभीत हो गया। भले ही उसका शरीर किसी नश्वर हथियार जितना मजबूत था और कई गुना शक्ति को वो बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन वो अविनाशी नहीं है। अगर नील प्रशिक्षक यशवंत के हमले में मारा नहीं जाता तो कम से कम गंभीर रूप से घायल तो जरूर हो ही जाएगा। जैसे ही यशवंत उसे थप्पड़ मारने वाला था, एक रौबदार आवाज सुनाई दी, यशवंत तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? नील और यशवंत दोनों आवाज की दिशा में मुड़े और देखा कि समुद्री नीले रंग की पोशाक पहने खूबसूरत युवती कुछ ही दूरी पर खड़ी उनकी ओर देख रही थी। नील को वो अच्छी तरह से याद थी। कल प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वो उससे मिला था। उसे देखकर अचानक नील के अंदर एक नई ऊर्जा भर गई और उसने अपने आत्मविश्वास को वापस पा लिया। यशवंत भले ही कितना भी क्रोधित था, लेकिन युवती को देखते ही उसने खुद को संभाला और शांत रहकर कहा, मैं कुछ खास नहीं हूँ प्रमुख, बस एक शिष्य को उसकी उदंडता के लिए सजा दे रहा हूँ। वो जानता था कि उसके सामने खड़ी युवती कितनी होशैल है और अगर उसे यशवंत की हरकतों का पता चला तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। इसलिए वो इस मामले को जल्दी से रफा दफा करना चाहता था। यशवंत इस बात से अनजान था कि उप प्रमुख शुभांगी उन लोगों को काफी देर से देख रही थी और वो इसके कारण और प्रभाव दोनों को अच्छी तरह से जानती है। अगर यशवंत ने किसी अन्य छात्र के साथ ऐसा करने की कोशिश की होती तो शायद उन्हें कोई परवाह नहीं होती, लेकिन उप प्रमुख शुभांगी ने बड़ी मुश्किल से नील को ढूंढा था। वो नील को इस वर्ष भर्ती हुए सभी शिष्यों में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली मानती थी और वो नील को अपने दल में शामिल करने का इरादा कर चुकी। Ready, set, go! वो उसे इस तरह नुकसान पहुंचते नहीं देख सकती थी। तुमने अंबर दल के छात्र को छूने की हिम्मत कैसे की? शुभांगी ने मन ही मन निश्चय किया कि वो नील की रक्षा करेंगी। फिर उन्होंने गंभीर होकर यशवंत से पूछा, किस तरह की उदंडता के लिए सजा दी जा रही है? इसने कौन से नियम तोड़े हैं? इस पर यशवंत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये यहाँ पर एक अन्य शिष्य के साथ लड़ाई कर रहा था जो सप्त सिंधु आश्रम के नियमों का उल्लंघन है। यशवंत नहीं जानता था कि शुभांगी नील को बचाने के लिए यहाँ आई है। मैंने किसी के साथ लड़ाई शुरू नहीं की, उन लोगों ने मुझ पर हमला किया। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर खुद का बचाव करने वाले पीड़ित व्यक्ति को भी सजा दी जाती है। नील ने व्यंग्य करते हुए कहा। उसने मौके का फायदा उठाकर यशवंत पर निशाना साधा। नील की बात सुनकर यशवंत के चेहरे के भाव बदले। वो नील को इसी क्षण खत्म कर देना चाहता था, लेकिन उप प्रमुख शुभांगी की ठंडी और गंभीर आवाज ने उसके विचारों को तुरंत समाप्त कर दिया। यशवंत, एक परीक्षक के रूप में आपको सही और गलत के बीच अंतर करना आना चाहिए। आपने इस छात्र को अपना पक्ष रखने का मौका क्यों नहीं दिया? आप आखिर करना क्या चाहते थे? उप प्रमुख शुभांगी के धारदार शब्दों ने यशवंत के सम्मान पर प्रहार किया। उनकी आवाज में झलक रहे गुस्से को महसूस करके यशवंत को एहसास हो गया कि अब वो इस मामले से बच नहीं पाएगा। यशवंत ने अपने सम्मान को पहुंची ठेस को छुपाते हुए मुस्कुराकर कहा, उप प्रमुख शुभांगी, ये बहुत छोटा सा मामला है, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर ये मामला छोटा है तो उसे स्पष्ट करने दीजिए। आप हम सभी को बताएं कि यहाँ क्या हुआ था? शुभांगी ने नील की तरफ देखकर पूछा। ये सब उन लोगों ने शुरू किया था। विमो, देवदत्त और उसके समूह की ओर इशारा करते हुए नील ने ईमानदारी से जवाब देना जारी रखा। ये लोग बिना किसी कारण मेरे पास आकर मुझे परेशान करने लगे, लेकिन तभी उनमें से एक मुझ पर झपटा और उसने मुझे मारने की कोशिश की, जिससे मुझे अपनी आत्मरक्षा के लिए जवाब में हाथ उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। नील को अपनी सफाई देते हुए देखकर यशवंत ने व्यंग्य किया, बच्चे, बेहतर होगा कि आप सोच समझ कर बोलें। आपके आरोप एक तरफा है। क्या आपके पास कोई है जो आपकी बात को सही साबित करने में आपका साथ दे? कैच! अब तक शोर मचाने वाली भीड़ अचानक से शांत हो गई। हजारों लोग जो अब तक आपस में फुसफुसाकर एक दूसरे को अपना फैसला सुना रहे थे, वो सब खुद पर सवाल उठने पर एकदम खामोश हो गए। मिमो के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। वही देवदत्त भी चुपचाप मुस्कुरा रहा था। वो दोनों जानते थे कि कुलीन परिवारों के लोग मिमो के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे और सामान्य परिवारों के 1000 से अधिक शिष्यों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मिमो के खिलाफ जाने की कोशिश भी करे। जैसा कि अपेक्षित था, भले ही वो पूरी झड़प सभी के सामने हुई थी और वो सब अन्याय होता देखकर कुछ देर पहले काफी नाराज थे, लेकिन अभी जब साथ देने की बारी आई तो उनमें से किसी ने भी आगे बढ़कर नील के लिए बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सभी जानते थे कि जो भी नील की गवाही देने के लिए खड़ा होगा वो मिमो का दुश्मन बन जाएगा। और कौन इतना मूर्ख होगा जो किसी अनजान के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा? बिना किसी मजबूत पृष्ठभूमि के मिमो को अपमानित करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। वहां ऐसा सन्नाटा पसर गया था मानो सबको सांप सूंघ गया हो। तभी सन्नाटे को चीरती एक आवाज गूंज उठी, मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं। ये सुनकर सभी हैरान हो गए और उस आवाज की ओर देखने लगे। उसी समय अनिरुद्ध भीड़ से बाहर निकला और जोर से बोला, मैंने देखा कि कुलीन परिवार के शिष्य नील के पास आए और उसे परेशान करने लगे और ये सब शुरू करने वाले लोग वो है। अनिरुद्ध ने मिमो और उसके साथ खड़े शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा। हालांकि अनिरुद्ध के लिए इस तरह बोलना एक साहस भरा कदम है, लेकिन वो अंदर से बहुत घबराया हुआ था। शाही राजधानी के मूल निवासी होने के नाते वो कुलीन परिवारों के अधिकार और व्यवहार दोनों को भली भांति जानता था। यहाँ तक कि सबसे कमजोर कुलीन परिवार भी सामान्य परिवारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते थे। लेकिन ये सब समझने के बावजूद अनिरुद्ध ने संकोच नहीं किया। अनिरुद्ध को अपने पक्ष में बोलता देखकर नील को अंदर से गर्मजोशी की भावना महसूस होने लगी। हालांकि जब उसने सोचा कि कैसे उसकी वजह से अनिरुद्ध को कल प्रारंभिक परीक्षा में रेडी सेट गो, बस मिनटों में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करो, कोटक न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करो, मोबाइल नंबर वेरीफाई करो और बस केवाईसी डिटेल्स फिल करो। लो, हो गया ना तेजी से आपका अकाउंट ओपन। Download the Kotak Neo app and start investing. Kotak परेशान होना पड़ा था तो नील को थोड़ी शर्म महसूस हुई। वो इस मुश्किल घड़ी में अनिरुद्ध का उसके साथ खड़ा होने के लिए उसका शुक्रगुजार था। क्योंकि अनिरुद्ध ने नील के बचाव में बात की थी, इसलिए अन्य सामान्य शिष्यों ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया।
वो सदियों से चले आ रहे इस अन्याय से घृणा करते थे और अब जब अनिरुद्ध ने शेखावत परिवार के खिलाफ बोला तो सभी शेखावत परिवार के उन घमंडी शिष्यों को सबक सिखाने में उसकी मदद करने को तैयार थे। हाँ, ये कुलीन परिवारों के शिष्य बहुत उद्दंड है। बिल्कुल, उन्होंने ही लड़ाई शुरू की थी। हाँ, हम सबने देखा था, नील बेगुनाह है। सभी सामान्य शिष्य चिल्लाने लगे। उन सभी के आरोप सुनकर मिमो और उसके साथियों के चेहरे काले पड़ गए। वो लंबा लड़का विशेष रूप से अनिरुद्ध को ऐसे घूर रहा था कि मानो उसे कच्चा ही चबा जाएगा, लेकिन वहां पर कई दल प्रमुख भी मौजूद थे, इसलिए कुलीन परिवारों के शिष्य कुछ नहीं कर सके। उप प्रमुख शुभांगी ने अपनी आंखें झपकाई और कहा, बहुत बढ़िया, तो पूरा मामला स्पष्ट हो चुका है। चूंकि उन लोगों ने लड़ाई की शुरुआत की थी, इसलिए उन्हें ही दंडित किया जाना चाहिए। क्या कोई जानता है कि लड़ाई शुरू करने वाले शिष्य किस दल के हैं? ये व्योम दल के आंतरिक शिष्य हैं। यशवंत इस मामले में शामिल नहीं होना चाहता था और उसने तुरंत ही जवाब दिया, मैंने सजा के तौर पर इस युवक के 100 अंक काटने का फैसला किया है। व्योम दल? आचार्य रामचरण, आपके आंतरिक शिष्य ने यहाँ अशांति पैदा की और एक बेगुनाह पर हमला भी किया, तो इन्हें नियमों के अनुसार क्या दंड दिया जाना चाहिए? शुभांगी ने आचार्य रामचरण पर जोर देते हुए पूछा। वो मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी। आचार्य रामचरण ने अपने शिष्यों की ओर निराशा से देखा और कहा, नियमों के अनुसार सभी शिष्यों के लिए 1,000 अंक घटाए जाने चाहिए। आचार्य के शब्दों ने शेखावत परिवार के शिष्यों के शरीर में सिहरन पैदा कर दी। 100 अंकों का नुकसान स्वीकार्य है, लेकिन हर किसी के लिए 1,000 अंकों का नुकसान उनके ऊपर बिजली गिराने से कम नहीं था। सप्त सिंधु आश्रम के शिष्यों की साधना में योग्यता अंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभ्यास, संसाधन और तकनीकें प्राप्त करने के लिए शिष्यों के पास योग्यता अंक होने आवश्यक थे, जबकि योग्यता अंक अर्जित करने का अवसर काफी सीमित था। किसी शिष्य को योग्यता अंक अर्जित करने के लिए सप्त सिंधु आश्रम द्वारा निर्धारित कार्यों को पूरा करना पड़ता है, या फिर अगर कोई चाहे तो योग्यता अंक खरीद भी सकता है। एक योग्यता अंक की कीमत 2 निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर होती है। इस प्रकार 1,000 योग्यता अंकों की कीमत निश्चित रूप से एक बड़ी धनराशि थी। शेखावत परिवार बहुत विशाल और समृद्ध है, लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ सजा मिलने के कारण शेखावत परिवार को इससे काफी नुकसान होने वाला था। उप प्रमुख शुभांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह उचित लगता है, तो फिर 12 लोगों के समूह के लिए कुल 12,000 योग्यता अंक घटा दिए जाएं। आचार्य रामचरण ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन वो अंदर ही अंदर से नाराज थे। उन्होंने सोचा,